मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम हैं। आपके लिए कौन से मुद्दे वो लेकर आए हैं वो भी आपको एक बार चलिए हम बता देते हैं। आज पहला मुद्दा फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से जो है वो सनातन को लेकर है। कैसे सनातन को धोखा मिला है वो आपको बताएंगे। औरंगजेब का जिक्र भी करेंगे कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे कह दिया कि भाई औरंगजेब की औलादें अब भी जो हैं वो रिक्शा चलाती हैं। ये विस्तार से लीजिए। पहले सनातन को मिला धोखा वाला मुद्दा आपके लिए सबसे पहले जो लेकर आए हैं वो करेंगे, फिर आगे इसके बाद बढ़ेंगे धीरे धीरे। औरंगजेब की औलाद वाला जो स्टेटमेंट है योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से जो सामने आया है उसमें भी आपको विस्तार से समझाएंगे कि रिक्शा क्यों चला रहे हैं, वो भी समझाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। संभल में चोर का शोर देखने को मिला है। भाई कैसे बिजली चोरी करते हैं और उसके बाद हल्ला भी काट रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल की गिरफ्तारी की मांग जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे कि भाई धक्का मुक्की हुई, एक तरीके से मारा इन्होंने दूसरे सांसदों को, आरोप संगीन है, एक्शन होगा कि नहीं। और फिर अगला मुद्दा, बीवी ने, अब देखिए कोई पैसे मांगता है, एलिमनी मांगता है, लेकिन 500 करोड़ रुपए मांग लेगी कोई बीवी किसी की डाइवोर्स को लेकर। ऐसा विषय जो है इस पर रोक लगनी चाहिए और शायद लगी भी है। कितनी लगी है, 500 करोड़ नहीं देने पड़े तो कितने करोड़ देने पड़े वो भी आपको हम समझाएंगे विस्तार से। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ। जनमत में बात करेंगे संभल और सनातन की। दरअसल पिछले दिनों संभल और भोजपुर का मामला खास गरमाया रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। इसमें 5 लोग मारे गए। इसके बाद योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। लगातार वहां प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। बुलडोजर एक्शन से लेकर बिजली चोरी तक के मामले की जांच चल रही है। इस बीच अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान देकर एक नई बहस शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में के अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल मुद्दे से लेकर सनातन तक और जिहादियों से लेकर औरंगजेब तक सब पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर काल में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, हर समय हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सनातन ने सबको शरण दी है, इसके बावजूद यह धर्म हर किसी के निशाने पर रहा है। दरअसल संभल शहर और उसके आसपास बने 19 कूप और 5 तीर्थों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई की टीम शुक्रवार को सर्वे उसने किया। 4 सदस्यीय टीम शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे लखनऊ से संभल पहुंची। टीम ने खग्गूसराय में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और इसके परिसर में खोले गए कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए नमूने लिए हैं। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब के परिवार के लोग कोलकाता के पास और रिक्शा चलाते हैं। संभल में मिले सनातन के प्रमाण ने साबित कर दिया है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से जीवित और अमर है। ये सिर्फ एक खोज नहीं है बल्कि हमारे गौरव और पहचान का प्रतीक है जो इस धरती पर हजारों सालों से जीवंत है। संभल से शुरू हुआ ये सिलसिला बरेली, हरिगढ़ होते हुए वाराणसी तक पहुंच गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब पूरा हिंदू समाज इस खोज पर खुशी मना रहा है तब कुछ विपक्षी दल इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बना रहे हैं, जिनको आज मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। सनातन के सबसे बड़े रखवाले और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी से भोजशाला तक का जिक्र करते हुए कहा कि इन मंदिरों को तोड़ने वालों का कुल वंश नहीं बचेगा। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या। उसके पीछे की नीयति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था।
औरंगजेब को अपना मसीहा मानने वालों पर भी सीएम योगी ने जुबानी प्रहार करते हुए कहा, औरंगजेब का परिवार आज रिक्शा चला रहा है, ये उनके लिए कर्मों का फल ही तो है। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जब कि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पूरे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सनातन धर्म की सुरक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की सुरक्षा से ही समाज और देश सुरक्षित होगा। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया। अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इधर संभल के कामकाजी सांसद जिया और रहमान बर्ग का बिजली चोरी का एक बड़ा कारनामा सामने आ गया, जिसके बाद बिजली विभाग ने बर्ग पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो अखिलेश को मिर्ची लग गई और ठीक रहा योगी सरकार पर फोड़ने लगे। उन्हीं के अधिकारियों ने किया है, खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। फिलहाल संभल में जुमे की नमाज के बीच आज एएसआई के 5 महत्वपूर्ण तीर्थों और 19 कुओं का निरीक्षण किया। ये सर्वे बिल्कुल गुपचुप तरीके से हुआ। अब एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद इन जगहों को लेकर क्या कदम उठाया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। औरंगजेब के परिवार के लोग कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। अब विडंबना ये देखिए, फिर ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फिर बीजेपी पर कहेगी कि भाई आप हिंदू हिंदू करते हैं, आप हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। पर ये एक तरफ जो जिहादी सोच जो वहां पर चल रही है, खुलेआम चोरी जो चल रही है, बिजली की चोरी जो जिहादियों के द्वारा की जा रही है, आसपास मस्जिदों पर लगे हुए तार जो फैलाए जा रहे हैं, एक सांसद के घर पर सोचिए 6-6 महीने शून्य बिल आता है, ये परेशान कर देने वाला है। फिर इसका समर्थन करना, पार्टी लाइन से हटके थोड़ा सा सोचिए ना कि जनता का पैसा है, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, बिजली विभाग हो कोई भी विभाग हो, और वो सारा जो पैसा चोरी होता है उसका इस्तेमाल कहीं और भी किया जा सकता है, बड़े कामों के लिए, उन्नति के लिए भी किया जा सकता है। आइए अब आपको योगी की सनातन और संभल पर की गई 10 बड़ी बातें भी सुनाते हैं, उसको भी जरा विस्तार से सुनिएगा। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं।
उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे? चलिए, आपने योगी आदित्यनाथ जी के बयान को भी सुना। इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा वो भी आपको बता दें। सभी टूटे और छुपे हुए मंदिरों का हो पुनर्निर्माण, ये प्रश्न हमने पूछा तो 97% लोगों ने कहा हाँ, यहाँ पर होना चाहिए पुनर्निर्माण। 3% लोग ऐसे हैं जो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कौन है वो भी आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। अब बात करेंगे उस चोर की जिसने संभल की जनता की बिजली चोरी की, और 1000-5000 की बिजली चोरी नहीं की, बल्कि लगभग 2 करोड़ की बिजली चोरी की है। जी हां, बिजली चोरी में घिरे उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली विभाग ने 1,91,00,000 रुपए का बिल जारी किया है, जुर्माना लगाया है। विभाग ने सांसद के घर की बिजली सप्लाई भी काट दी है। वहीं प्रशासन ने उनके घर के बाहर बनी नालियों के ऊपर की सीढ़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है, उनको भी तोड़ दिया है। दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने वाला उनके अब्बू यानी ममलूक उर रहमान का वीडियो भी सामने आया है। बिजली विभाग के एसडीओ संतोष त्रिपाठी ने बताया कि जब बिजली विभाग की टीम ने सांसद बर्क के घर में लगे मीटर की रीडिंग ली तो वो 0 निकली थी। इसके बाद विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया। नोटिस पर 15 दिन में रकम जमा नहीं करने पर विभाग की तरफ से आरसी जारी की जाएगी। अब बिजली विभाग ने उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि बिजली विभाग ने गुरुवार 19 दिसंबर 2024 की सुबह तलाशी ली। इस दौरान बर्क के घर वालों ने बिजली के मीटर की जांच करने से टीम को रोका और जूनियर इंजीनियर को धमकी भी दी। जिस वक्त बिजली विभाग के कर्मचारी उनके घर रीडिंग लेने गए थे, उस वक्त उनके पास रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी और पुलिस की बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। जांच के दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान के अब्बू मलूक रहमान बर्क के अधिकारियों को धमकाते हुए उन्होंने कहा था, हमारी सरकार आने दो, बहुत बदल गया है तू, ये सरकार रहेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देगी। उन्होंने आगे कहा था, एक आवाज देंगे तो बाहर भीड़ आकर खड़ी हो जाएगी। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर वीके गंगवाल ने बताया, बर्क के घर में हम मीटर रीडिंग कर रहे थे, वहां पर सांसद के पिता मौजूद थे। उन्होंने हमें धमकाया और कहा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, सरकार बदलेगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, आप मुझ पर एफआईआर कराएं, हम आप पर एफआईआर कराएंगे। वहीं पर आपको बता दें कि जियाउर रहमान पर बिजली चोरी का एक अलग से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब प्रशासन ने उनके घर की बिजली भी काट दी है। उन्हें जुर्माने की राशि को जल्द से जल्द जमा कराने के लिए कहा गया है। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर उनके घर के पास बने अवैध निर्माण को ढहा दिया है। अब आपको एक बात और जाननी चाहिए कि सांसद जियाउर रहमान के घर में बिजली के 2 मीटर लगे थे। इन मीटरों में टैंपरिंग यानी छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। यही कारण है कि बीते 1 साल में उनके घर में बिजली के मीटर की रीडिंग 0 रही है। 1 साल तो 6 महीने तो कंफर्म है। इसके बाद कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान के घर के पुराने मीटर को जब्त करके जांच के लिए भेज दिया था और उसकी जगह पर नई और स्मार्ट मीटर जो है वो लगाई गई थी। सपा सांसद के 2 मंजिला घर में 83 बल्ब, 19 पंखे और 3 एसी चलाए जा रहे थे। सोचिए, इतना सब कुछ चलाया जा रहा था और बिल आ रहा था 0। गीजर से लेकर माइक्रोवेव तक अन्य आधुनिक उपकरण का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, सब कुछ चल रहा था। बिजली विभाग ने बताया है कि इस घर में 16,480 वॉट के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बावजूद कई महीने से उनके घर का बिजली बिल 0 यानी नीलबटा सन्नाटा 0 आ रहा था। और बिजली की चोरी जो है वो कभी ना कभी पकड़ी जाती है। और बिजली की चोरी आप सोचिए,
आम आदमी हो, आपके जैसा आदमी हो, हमारे जैसा आदमी हो, अगर वो ऐसा करे तो भाई जेल बहुत जल्दी हो जाएगी, कानून बहुत सख्त हो जाएगा। ये तो पकड़ में बहुत लेट आए, लेकिन आशा तो यही है कि भाई बाबा की पुलिस है, बाबा का प्रशासन है, वो बहुत कुछ करेगा, ठीक तो इनको जरूर कर देगा। मस्जिद के मामले से लेकर करप्शन की इतनी चीजें सामने आ गई संभल में, अब केवल एक्शन का इंतजार है। और ये एक हास्यास्पद बात है कि भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टियां डिफेंड कर रही हैं, बोलती हैं और भी मुद्दे हैं, उन पर बात क्यों नहीं की जाती। तो क्या चोरी का मुद्दा छोड़ दिया जाना चाहिए क्या? जो बिजली की चोरी हो रही है उसको इग्नोर कर देना चाहिए क्या? वो चोरी जो हो रही है वो जनता के पैसों की चोरी हो रही है। वो सांसद जो कर रहे हैं चोरी वो अलग बात है, लेकिन वो पैसा किसका है? कोई ना कोई उसका भुगतान जरूर करेगा, किसी ना किसी को उसका पैसा देना पड़ेगा। भरपाई कौन करता है? वो एक मिडिल जो कहते हैं ना, मिडिल क्लास लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, उनकी जेब से वो पैसा जाता है इन चोरों की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल तो पेश हुए हैं, लेकिन इस पूरे सत्र में विरोध प्रदर्शनों का अनोखा अंदाज देखने को मिला। संसद में पहली बार बतौर सांसद पहुंची प्रियंका गांधी के बैग की चर्चा इस सत्र में खूब हुई है। इसके अलावा टी शर्ट और गुलाब भी चर्चा में रहा। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र काफी चर्चा में रहा है। इस सत्र में हाथापाई से लेकर बैग पॉलिटिक्स तक सब कुछ देखने को मिला है। हर रोज नए बैग के साथ संसद पहुंचकर प्रियंका गांधी सुर्खियों में रही हैं। उनके हाथों में कभी फिलिस्तीन तो कभी बांग्लादेश लिखे बैग नजर आ रहे थे। इसी बीच ओडिशा से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 यानी 1984 लिखा बैग दिया है। 1984 आपको याद है ना, दंगे हुए थे उस दौरान, सिखों के खिलाफ विरोध जो हुए थे, वो बात आपको याद होनी चाहिए। तो वो लिखा हुआ बैग अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को दिया और बैग ने बीजेपी की ओर से राजनीति में एंट्री ले ली है। और ये आप बैग भी देख पा रहे हैं, ये 3 बैग हैं। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन का बैग उठाया, फिलिस्तीन का जो है पोस्टर छपा हुआ, वो पूरा छपा हुआ जब वो बैग लेकर गई तो विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जब विरोध ज्यादा हुआ तो फिर बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों की बात करते हुए एक बैग लेकर वो आई, जहां पर उनको इस बात पर भी घेरा गया कि भाई हिंदुओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए क्या आपको ईसाइयों का नाम लेने की आवश्यकता है क्या, प्रियंका गांधी? और फिर ये तस्वीरों में आपको जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर में 1984 का बैग जो है वो प्रियंका गांधी को दिया गया था। अब अपराजिता ने बताया कि प्रियंका के बैग के जरिए दिए जा रहे संदेशों के जवाब में उन्होंने ये बैग खास तौर पर तैयार कराया है। दरअसल बीजेपी की महिला सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को जो बैग दिया था उस पर 1984 यानी 1984 लिखा हुआ था। बैग के डिजाइन में 1984 के सिख विरोधी दंगों को दर्शाने के लिए खून के छींटे थे। प्रियंका ने पहले तो बैग लेने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाद में उसे स्वीकार भी कर लिया। अपराजिता ने इसे कांग्रेस की गलतियों और उस दौर की त्रासदी की याद दिलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रियंका गांधी बैग के जरिए संदेश दे रही हैं, उसी तरह मैंने उन्हें यह बैग गिफ्ट किया है ताकि कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया जा सके। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में ये दंगे भड़क उठे और हजारों सिखों की जान चली गई। अपराजिता ने इसे कांग्रेस के अत्याचारों का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये थैला, ये बैग कांग्रेस के अतीत को लोगों के सामने लाने के लिए दिया गया है। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी ने इस बैग को स्वीकार तो किया, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये वाकया ऐसे समय में देखने को मिला जब हाल ही में प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थी। इसमें तरबूज जैसे प्रतीक बने थे, जिसे फिलिस्तीनी एकता का प्रतीक माना जाता है और वहां की संस्कृति का अहम हिस्सा बताया जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर वो लोकसभा पहुंची। और ईसाइयों वाला एंगल क्यों डाला गया वो ज्यादा बेहतर समझे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई हिंसा की खबर बांग्लादेश से बाहर नहीं आई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां रह रहे हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ आए दिन हिंसा की खबरें आती हैं सामने। ऐसे में प्रियंका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी इन दोनों समुदाय के समर्थन में बैग लेकर संसद पहुंचने का काम किया। वहीं इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई तरह से विरोध प्रदर्शन कराने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के हर एजेंडे पर बीजेपी ने पानी फेर दिया और माकूल जवाब दिया। बता दें कि अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व में अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में कई विपक्षी सांसदों ने 11 दिसंबर को संसद परिसर में अपने बीजेपी साथियों का स्वागत एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में लाल गुलाब के साथ किया था।
कांग्रेस सांसदों ने सत्तारूढ़ पार्टी से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सदन सुचारू रूप से चले और सभी मुद्दों जिनमें अडानी जो मुद्दा भी शामिल है उस पर चर्चा हो। 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए एक मॉक साक्षात्कार इंटरव्यू वो भी किया था कि कैसे बैग को लेकर प्रियंका गांधी की जो पॉलिटिक्स थी वो चल रही थी, कैसे विरोध चल रहा था। 1984 का बैग उनको दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि वो 2 बैग जो है वो लेकर आई थी। पहला बैग जो उनके द्वारा लेकर आया था वो फिलिस्तीन वाला बैग था, पैलेस्टाइन वाला बैग था। उसके बाद जब उनको लगा कि भाई इस पर तो लोग आपत्ति जता रहे हैं, कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश वाला जो है वो बैग लिया जिसमें हिंदू और जो है हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों वाला मुद्दा भी उन्होंने उठाया था। अब देखिए, एक असामान्य विरोध प्रदर्शन की बात भी आपको मैं यहां पर करता हूं कि कैसे विरोध प्रदर्शनों का दौर जो वहां पर चल रहा था वो अचानक से अलग तरीके से हो गया। इंडी ब्लॉक के सदस्यों ने 5 दिसंबर को एक असामान्य विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने काले जैकेट पहने थे जिन पर मोदी अडानी एक है और अडानी सुरक्षित है के स्टिकर लगे थे। इन सांसदों ने संसद परिसर में नारे भी लगाए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक सफेद टी शर्ट पहनी थी जिस पर मोदी अडानी एक है और अडानी सुरक्षित है के स्टिकर चिपके हुए थे। बीजेपी ने अडानी का काट कारोबारी सोरोस से निकाली है। बीजेपी के सांसदों ने इंडी ब्लॉक के सांसदों की प्रतिक्रिया में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जिस पर लिखा था राहुल सोरोस एक हैं। तो देखिए, तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स जो है वो लगातार चल रही है, दोनों जवाब वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले की, जिस मामले में कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बीजेपी सांसद की शिकायत पर दिल्ली की संसद मार्ग थाने में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि संसद परिसर में जो कथित धक्का मुक्की, कथित तो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। दोनों को आरएमएल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इन दोनों का हेल्थ अपडेट भी जारी किया था। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उनके द्वारा। बता दें कि गुरुवार 19 दिसंबर को संसद परिसर में उस वक्त हलचल मच गई जब राहुल गांधी के कथित धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए थे। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। अब आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भाजपा सांसदों का हेल्थ अपडेट की दिया था। जानकारी के अनुसार प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई थी और उन्हें 2 टांके लगाए गए हैं। वहीं मुकेश राजपूत की बीपी की समस्या काफी बढ़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि सारंगी और मुकेश राजपूत फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। चलिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सी धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो वो कौन सी धाराएं हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई हैं? धारा 115 ये बीएनएस की है, भारत न्याय संहिता की धाराएं। स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, यानी कि जानबूझकर जो है वो चोट पहुंचाई यहां पर गई। फिर उसके बाद धारा 117 का इस्तेमाल यहां पर किया गया। अब उसका अर्थ क्या है? गंभीर चोट पहुंचाना, तो ये भी एक धारा उन पर लगी है। फिर धारा 125 लगाई गई जिसका अर्थ है कि जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। उसके बाद धारा 131 जहां पर आपराधिक बल का प्रयोग, इसका वर्णन मिलता है। और फिर धारा 351 यानी आपराधिक धमकी, ये उन पर। और धारा 3-5 सामान्य उद्देश्य से काम करना। बता दें कि संसद धक्का मुक्की मामले में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी संसद मार्ग थाने में शिकायत दी थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की गई जिसमें उनको शारीरिक कष्ट पहुंचा है। इस पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी बात कही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि कांग्रेस की शिकायत की फिलहाल जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उचित कदम जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन ये धाराओं पर केस जो है वो दर्ज करा दिया गया और राहुल के वार पर गिरफ्तारी की अब तलवार लटक रही है। चलिए, ये मुद्दा भी आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसको सुन आपके होश उड़ जाएंगे। कैसा हो यदि आप जंगल में घूम रहे हो और आपको बीच जंगल आधी रात एक कार खड़ी दिखाई दे और आप कार के पास जाएं तो आप देखें कि कार खजाने से भरी हुई है। मेरी बात सुन आप सोचेंगे कि ऐसा सिर्फ सपनों में होता है या फिर फिल्मों में ही संभव है, लेकिन नहीं, ऐसा सच में हुआ है।
दरअसल भोपाल के जंगल में एक आधी रात एक लावारिस इनोवा क्रिस्टा खड़ी मिली, जिसमें 40 करोड़ का सोना और 10 से 15 करोड़ का कैश पड़ा हुआ था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग लगातार हलचल में है, जिसमें गलत तरीके से पैसे कमाने वाले कारोबारियों में अफरा तफरी मची हुई है। इसी बीच एमपी की राजधानी भोपाल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां आयकर विभाग को गुरुवार रात करीब 2 बजे मंडोरी के जंगल में एक लावारिस कार मिली। कार से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश बरामद हुआ है। इतना सोना देख अधिकारियों के होश उड़ गए। आयकर विभाग की टीम को कार रातीबड़ क्षेत्र के मंडोरी के जंगल में लावारिस हालत में मिली। अब इनकम टैक्स और पुलिस की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार में सोना और पैसे कौन छोड़ गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अधिकारियों द्वारा कार और सोने के मालिक की तलाश की जा रही है। आयकर विभाग ने कार से जो 52 किलो सोना जब्त किया है, उसकी कीमत करीब 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस कार से सोना और रुपए बरामद किए गए हैं, वो कार चेतन गौर नाम के एक शख्स की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतन गौर सौरभ शर्मा का दोस्त है। अब सौरभ शर्मा के तार एक और मामले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा के आवास पर गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में टीम को सौरभ शर्मा के ठिकानों से करोड़ों रुपयों और भारी मात्रा में सोना चांदी प्राप्त हुआ था। सौरभ शर्मा के घर और ऑफिस से टीम को उसके घर से सोच लीजिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए का कैश, जबकि उसके ऑफिस से 1 करोड़ 70 लाख रुपए अथवा 50 लाख रुपए के जेवर मिले। सौरभ शर्मा के पास 4 लग्जरी गाड़ियां भी मिली। इनमें से एक गाड़ी में 80 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला। शर्मा ने 12 साल नौकरी की है। आरोप है कि इस दौरान उसने जमकर दलाली की है, रिश्वतखोरी की है। उसने 1 साल पहले नौकरी से वीआरएस लिया और रियल एस्टेट के काम वो करने लगा। आरोप है कि उसने हवाला भी किया। इस तरह उसने बेहिसाब संपत्ति बना ली है। लेकिन संपत्ति कितनी भी बना ली जाए, अंततः वही होता है, अगर आप गलत करेंगे तो किसी ना किसी दिन आप पकड़े जाते हैं, बुरा करेंगे तो बुरा आपका होगा। और ये अब लगभग ये केस सॉल्व होने की कगार पर हो चुका है। अब चलिए बड़ी स्क्रीन पर आते हैं। बड़ी स्क्रीन पर आएंगे और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरे मामले को समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, अब ये गाड़ी भी बड़ी हो जाएगी जब आपको बड़ी स्क्रीन में हम ये सारी चीजें दिखाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। लीजिए, तो ये बड़ी स्क्रीन पर आप गाड़ी भी देख लीजिए और इसका नंबर भी आप समझ लीजिए और ये सोना भी देख लीजिए। ये जो सोना है, ये मिला है सोना। इतना सोना मिला है कि अधिकारी भी अगर देखें इसको तो वो चौंके ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये स्थिति थी। भर भर के सोना यहाँ पर, ये जो चमक मार रहा है, जो शाइन मार रहा है, 42 करोड़ रुपए का, 42 करोड़ रुपए का ये 52 किलो सोना जो बताया जा रहा है, इसकी ये कीमत है। और इस गाड़ी में जो जंगल में खड़ी हुई थी, सोचिए, इस गाड़ी में मध्य प्रदेश नंबर की ये जो गाड़ी है, नंबर भी वीआईपी लग रहा है 0050। और इस गाड़ी में ये इतना ये भर के पैसे के साथ साथ यहाँ पर सोना भर भर के मिला है। और सोचिए, आप किसी दिन ऐसी जंगल में जा रहे हो, आपको ये भरा हुआ कोई बैग मिल जाए, सोने की गड्डी, मैं सोने के और पैसे की गड्डियां उसमें भरी पड़ी हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जंगल में ये मिली है, इनोवा क्रिस्टा गाड़ी। और जंगल में क्रिस्टा, काला खजाना ये किसका है, ये विस्तार से आपको समझा तो हम चुके ही हैं, लेकिन और जान लीजिए। सोना कितना? सोना 52 किलो सोना, मतलब 10 ग्राम सोना आप खरीदने जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, लोगों की तनख्वाह नहीं होती उतनी। और ये 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए का कैश, यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का कैश ही कैश बरामद है। ये तो अभी डिटेल सामने आई है और जिसमें खुलासे बढ़ते जाएंगे तो आंकड़ा मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ जाएगा। आंकड़े कम ही बता रहा हूं मैं शायद। इनोवा क्रिस्टा गाड़ी तो यहां पर है। तो ये विस्तार से आपको हमने समझाया ग्राफिक्स के माध्यम से, कौन सी गाड़ी, कितना सोना, 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश और जो पकड़ा गया। और सोचिए कितना गोरख धंधा, कितना काला धन है, इतना काला धन है इस आदमी के पास कि उसको बताया नहीं जा सकता। रियल एस्टेट का काम जो शर्मा की नाम यहां पर ले रहे थे, और इतना काला धन इसके पास था कि ये छुपाने में भी सक्षम नहीं हो पाया, ये छुपा ही नहीं पाया। और इसने अपनी गाड़ी छोड़ दी, डर के मारे छोड़ दी कि भाई जो छापेमारी होती है, जो रेड मारी जाती हैं, जो चेकिंग्स होती हैं, उसमें कहीं इसकी गाड़ी पकड़ी ना जाए। और बीच जंगल में ये छोड़ के भाग गया। सोचिए, इतना पैसा था कि ये इसको छोड़कर भाग भी सकता था और फिर भी इसके पास बहुत सारी जो संपत्ति थी वो मौजूद रही। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और विषय की बात करते हैं जो कि मर्दों से जुड़ा हुआ है, पुरुषों से जुड़ा हुआ है, मैं तो कहूंगा लड़कों से जुड़ा हुआ है। देखिए,
हर घर की एक कहानी है कि भाई वहां पर सबको बेटी प्यारी है तो बेटा भी प्यारा है, बेटे की भी चिंता हर माँ को होती है, और वो माँ भी एक नारी है, एक महिला है, एक लड़की है, तो उनकी बात भी समझेंगे। लेकिन यहां पर कानूनी एंगल जो आजकल जो पेच चल रहा है, जब से एक सुसाइड का केस आपने सुना है, उसको मैं विस्तार से यहां समय नहीं दूंगा, उसको समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन वापस आते हैं आज के मुद्दे पर जो महिलाओं के बाद अब पुरुषों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कुछ महिलाएं कानून का गलत उपयोग कर रही हैं, अब उनको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भरण पोषण और गुजारा भत्ता को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि कुछ कानून महिला कल्याण के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनके पति और ससुराल के लोगों को दंडित करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों को पतियों के उत्पीड़न करने, धमकी देने या उनसे जबरन वसूली के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विवाह एक पवित्र प्रथा है जो कि परिवार की नींव है, ये कोई व्यावसायिक समझौता नहीं होता। कोर्ट ने पाया कि वैवाहिक मामलों से संबंधित अधिकांश मामलों में दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और विवाहित महिला से क्रूरता करने संबंधित कई आरोप लगाए जाते हैं। कोर्ट ने इस तरह की कठोर धाराएं लगाने के लिए फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और पंकज मित्तल की पीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने कहा कि ऐसी मांगों अक्सर तभी जो है ऐसी मांगे की जाती हैं जब जीवन साथी आर्थिक रूप से संपन्न होता है, यानी धनी होता है। जब जीवन साथी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या ऐसी मांग करने वाले व्यक्ति की तुलना में कमजोर हो जाती है तो ऐसी मांगे कम होती हैं। न्यायालय ने कहा कि हमें पार्टियों द्वारा दूसरे पक्ष से संपत्ति के बराबरी के रूप में भरण पोषण या गुजारा भत्ता मांगने की प्रवृत्ति पर गंभीर आपत्ति है। अक्सर देखा जाता है कि भरण पोषण या गुजारा भत्ता के लिए अपने आवेदन में पार्टियां अपने जीवन साथी की संपत्ति, स्थिति और आय को उजागर करती हैं और फिर एक ऐसी राशि मांगती हैं जो उनके जीवन साथी की संपत्ति के बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि इस प्रथा में एक असंगति है, क्योंकि बराबरी की मांग केवल उन मामलों में की जाती है जहां जीवन साथी के पास साधन है या वो खुद के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ऐसी मांगे उन मामलों में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होती हैं जहां अलगाव के समय से जीवन साथी की संपत्ति में कमी आई है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि गुजारा भत्ता पूर्व पति पत्नी की वित्तीय स्थिति को समान बनाने के लिए नहीं है, ये आश्रित महिला को उचित जीवन स्तर प्रदान करने के लिए है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व पति अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के आधार पर पूर्व पत्नी को अनिश्चित काल तक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। हिंदू विवाह एक पवित्र संस्था है, ना कि एक व्यावसायिक उद्यम। पीठ ने कहा कि महिलाओं को इस बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है कि उनके हाथों में कानून के ये सख्त प्रावधान उनकी भलाई के लिए हैं, ना कि उनके पतियों को दंडित करने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। तो गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। एक ऐसा भी किस्सा सुनाया था जो अभी रिसेंटली हुआ है, जहां पर एक महिला ने 500 करोड़ रुपए मांगे थे। जब 500 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं होगा, 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। और कैसे, सोचिए, 500 करोड़ रुपए से 12 करोड़ तक कोर्ट यहां पर ले आई, और कोर्ट अगर ना करती, ये भी वैसा मामला बन जाता, तो उस व्यक्ति का क्या होता। अब ये मुद्दा है 500 करोड़ जो है वो गुजारा भत्ता मांगने वाला मामला। मैं इसके हमने पर आता हूं। देखिए, पत्नी ने 500 करोड़ का गुजारा भत्ता मांगा था इस केस में। तो गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया कि भाई 500 करोड़ रुपए आपने मांगे, तो आपने कैसे मांगे, ये आप बिल्कुल नहीं मांग सकते। और ग्राफिक्स में आपको आगे चलकर लेकर बताते हैं कि भाई 500 करोड़ का आंकड़ा जो है वो इतना बड़ा आंकड़ा कैसे मांग लिया गया। नियम कल्याण के लिए, वसूली के लिए नहीं। 500 करोड़ मांगे तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये कल्याण के लिए है, वसूली नहीं करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिलाए? 12 करोड़ रुपए दिलाए। उन्होंने कहा 12 करोड़ यहां पर जायज हैं, ये बनते हैं। कहां, सोचिए, 500 करोड़ रुपए और कहां यहां पर 12 करोड़ रुपए उस महिला को मिले। वरना 500 करोड़ मिल जाते तो 500 करोड़ तो कंपनियां नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी 500 करोड़ रुपए की। पति पर दायर आपराधिक मामलों को भी रद्द किया गया। यानी कोर्ट इस बात को समझती है कि भाई कई केसेस में पतियों पर गलत केसेस लगा दिए जाते हैं जानबूझकर कि भाई प्रताड़ित किया जाए, उसके बाद भी भत्ता मांगा जा रहा है। जैसे कि आपने जो बात थी अतुल सुभाष वाली, जो बात आपने याद था किस तरीके से उसने सुसाइड किया था परेशान आकर, 84,000 उसकी सैलरी थी
और 40,000 उसको देने की बात कही गई और करोड़ों रुपए मांगे गए थे और महिला जज पर भी आरोप है कि कैसे उसने कहा 5 लाख में मैं सॉल्व कर दूंगी। तो कोर्ट ने यहां पर कहा है कि भाई नियम के अनुसार आपको है चलना पड़ेगा, नियम कल्याण के लिए है। और शादी के देखिए 4 महीनों बाद ये विवाद हुआ, 4 महीनों के 500 करोड़, यानी 4 महीने शादी करें। आप मान लीजिए आप भी कभी, भगवान करे आप सब अमीर हो, जो मेरा शो देखते हैं जनमत, कम से कम वो तो अमीर हो जाएं। आप सोचिए कि 4 महीने में आपके साथ ऐसी घटना घटे तो आपके मन पर क्या बीते, आपके परिवार पर क्या बीतेगी। 4 महीने में महिला ने 500 करोड़ रुपए मांग लिए, 500 करोड़ मांगा है, वो भी क्या मांगा है, गुजारा भत्ता। भाई 500 करोड़ में कौन सा गुजारा भत्ता होता है। 120 दिनों के लिए 500 करोड़ रुपए, यानी 120 दिनों का जो रिश्ता है उसके लिए 500 करोड़ रुपए यहां पर मांग लिए गए। तो 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी हमने आपके लिए तैयार किया है, लगभग 125 करोड़ रुपए प्रति महीना। ये शादी है या क्या है। इस तरीके से अगर गुजारा भत्ता मांगा जाएगा तो बर्बाद हो जाएंगे आदमी। तो ठीक है, लगभग 4.16 करोड़ यानी 4 करोड़ 16 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से महिला के द्वारा मांगा गया। लगभग 17.33 लाख रुपए प्रति घंटा, यानी 17,33,000 रुपए प्रति घंटे की दर से ये एलिमनी है। ये विश्लेषण है जिसको आपको विस्तार से समझना चाहिए। कैसे शादी के 4 महीनों के अंदर 500 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता के रूप में यहां पर जो है वो मांगे गए थे। चलिए तो आप, मैं इस कैमरे पर आ जाता हूं। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये रुकनी चाहिए, इस पर नकेल कसनी चाहिए और इसी पर नकेल जो है वो कसी भी गई। और सोचिए लगभग 125 करोड़ रुपए प्रति माह की दर से जिस तरीके से मांगे गए, यही सामने लाता है वो क्रूर चेहरा जिसका मर्द शिकार हो रहे हैं, वो क्रूर कानून का प्रावधान जिसका मर्द शिकार हो रहे हैं। और जब भी, मैं कहूंगा ये याद रखना चाहिए, जब भी मर्दों पर जुल्म ढाए जाते हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि उनके घर में भी एक महिला है जो उनकी मां हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है और वो भी प्रताड़ित होती है। लेकिन उनके बारे में क्या हम भूल जाते हैं? क्या वो पत्नियां जो आरोप लगाती हैं वो भूल जाती हैं? क्या उन पत्नियों की जो माताएं हैं, उनकी बहनें हैं, क्या वो भी भूल जाती हैं कि उस फला फला परिवार में भी एक मां बहन परेशान हो रही है आपके झूठे आरोप के चलते? और ये इसी तरीके से कानून कमजोर होता है। चलिए, ये तमाम मुद्दे आपके लिए लेकर आए थे और आज जनमत में आपके लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।